प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब सरदार भगत सिंह द्वारा रचित एक लेख और एक पत्र पाठ से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को तथा आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो आर्ट, साइंस और कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। हमारे क्लास नोट्स तथा अन्य सूचना के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम सब बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। एक लेख और एक पत्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म आप सबने पढ़ा था कि बंगा चक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। तो ये जो गांव है ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ है? तो भगत सिंह का पैतृक गांव खटकड़ कला पंजाब में है। कहाँ पर है? खटकड़ कला पंजाब में है। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो साम्यवाद के जन्मदाता थे कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? कार्ल मार्क्स। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? यह ऐतिहासिक पत्र है। यह क्या है? एक ऐतिहासिक पत्र है जिसको सरदार भगत सिंह ने अपने मित्र सुखदेव को लिखा था। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? सरदार भगत सिंह। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो सरदार भगत सिंह ने ही पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या नामक पुस्तक लिखी थी। प्रताप के संस्थापक कौन थे? प्रताप के संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी जी प्रताप के संस्थापक थे। प्रताप एक पत्र है जो कानपुर से प्रकाशित होता था, जिसमें सरदार भगत सिंह काम करते थे और वहीं पर रह करके क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करते थे। भगत सिंह की शहादत कब हुई? तो भगत सिंह की शहादत 23 मार्च 1931 को हुई थी। अर्थात 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है? भगत सिंह के माता पिता का नाम है, माता जी का नाम है विद्यावती और पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है। अर्थात देश की सेवा के बदले ये फांसी भी दी जाती है तो वो सुंदर मृत्यु है, ऐसा भगत सिंह का मानना था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। ये लाइन सरदार भगत सिंह का है कि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों को अपने भाग्य को निर्माण को भुला देना चाहिए। अर्थात हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें देश के बारे में ही सोचना चाहिए। भगत सिंह की कृतियां कौन सी हैं? तो भगत सिंह की कृतियां कौन सी हैं? विद्यार्थी और राजनीति ये भी है, सत्याग्रह ये भी है, हड़तालें ये भी है, बम का दर्शन ये भी है, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श ये भी है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या ये भी है, विश्व प्रेम ये भी है, युवक ये भी इन्होंने लिखा है, मैं नास्तिक क्यों हूँ ये भी इनकी रचना है, अछूत समस्या ये भी इनकी रचना है। अर्थात उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही है। भगत सिंह की लिखी पुस्तकों जो अपर्याप्त है, भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अपर्याप्त हैं वो कौन सी हैं? जो अभी तक सामने नहीं आई? समाजवाद का आदर्श, आत्महत्या, मौत के दरवाजे पर, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास। ये सारी पुस्तकें जो हैं उपयुक्त तीनों ऑप्शन ये सही है। अर्थात ये सारी पुस्तकें अभी तक पर्याप्त नहीं, अर्थात अपर्याप्त हैं। भगत सिंह को किस केस के संबंध में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को किस केस के संबंध में फांसी दे दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में फांसी दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इस कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसके कारण जो क्रांतिकारी थे वो उनसे खफा हो गए थे। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन किसकी कृति है? सत्येंद्र सान्याल की कृति है। बंदी जीवन किसकी कृति है? सत्येंद्र सान्याल की ये कृति है। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? 2023 में ये पूछा गया था कि लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो वो कौन कौन थे? भगत सिंह के पिता एवं चाचा थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे, जो कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। ये कानपुर से प्रकाशित होता था। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था?
तो कब फेंका था? वो फेंका था इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को। केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था और वो बहरों को सुनाने के लिए अर्थात सरकार को जगाने के लिए फेंका था। भगत सिंह के द्वारा यह पत्र किसको लिखा गया है? तो यह किसको लिखा गया है? उनके अपने मित्र सुखदेव को उन्होंने लिखा था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। मैं नास्तिक क्यों हूं? यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूं? यह भगत सिंह का लेख है। जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, यह किसका कथन है? तो ये भगत सिंह का कथन है। भगत सिंह ने कहा था कि जीवन को समाप्त कर देना अर्थात जो है आत्महत्या कर लेना कायरतापूर्ण काम है। भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स और एंजल से प्रभावित थे। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 1927 में हुई थी। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो वो कोलकाता से निकलती थी। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो गुलाब राय द्वारा लिखा गया था। और विद्यार्थी और राजनीति नामक लेख जो है वो भगत सिंह द्वारा लिखा गया था। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे। ये तो हुए बहुविकल्पीय प्रश्न। इतने प्रश्न इस पाठ से पूछे जा सकते हैं। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हमने बताया है, कुछ जो है प्रश्न ऐसे ही पूछे जा सकते हैं लेकिन उनकी संभावना कम है, उसको भी आप सबको पढ़ना है क्योंकि अभी आप सबको डिटेल में पढ़ना है। आगे जब टेस्ट होगा तो उसमें वही क्वेश्चन रखे जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। और अभी उन सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है जो संभावित हैं, जो उपयोगी हैं या इस पाठ से जो प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम सब हल करेंगे। भगत सिंह की दृष्टि में सही शिक्षा क्या है? तो भगत सिंह की दृष्टि में सही शिक्षा क्या है? जिस शिक्षा से पढ़ाई के साथ परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय भी सम्मिलित हों, वही सही शिक्षा है। तो भगत सिंह मानते हैं कि सही शिक्षा वह है जो पढ़ाई के साथ साथ परिस्थितियों का भी ज्ञान कराए। आसपास की जो परिस्थितियां हैं, देश की परिस्थितियां हैं, समाज की परिस्थितियां हैं और परिवार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का भी जो शिक्षा ज्ञान कराए वही वास्तविक और सही शिक्षा है, जिसको भगत सिंह मानते थे। चालाक लोग क्या कहते हैं? चालाक लोग क्या कहते थे कि तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन किसी व्यवहारिक राजनीति का हिस्सा ना लो। अर्थात तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो, सोचो जरूर, लेकिन किसी व्यवहारिक राजनीति का हिस्सा ना बनो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अधिक योग्य होंगे और देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ऐसा किसका कहना था? ऐसा चालाक लोगों का कहना था जो अंग्रेजों के दलाल थे। ईश्वर पुनर्जन्म आदि के विषय में भगत सिंह के क्या विचार थे? भगत सिंह इन चीजों को नहीं मानते थे, अर्थात ईश्वर और पुनर्जन्म की धारणा को नहीं मानते थे। वे जीवन और मृत्यु के विषय में नितांत भौतिकवादी दृष्टि से विचार करने के पक्षधर थे। ऐसा भगत सिंह का मानना था। भगत सिंह कौन थे? अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु उत्तरीय में कि भगत सिंह कौन थे? इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में या 150 शब्दों में देना होता है। तो अगर 150 शब्दों में लिखना है तो इसको पूरा डिटेल में उनकी रचना के बारे में भी लिखना होगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में बंगाचक गांव पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। उनकी माता का नाम विद्यावती एवं पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। उनका संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरदार भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? बंगाचक एक गली नंबर 105 लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। अर्थात लायलपुर वर्तमान में जो पाकिस्तान का लायलपुर है वहां पर उनका जन्म हुआ था। अब बंटवारे में वो पाकिस्तान में चला गया है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनके परिवार के सभी लोग, इनके दादा, इनके पिताजी, इनके भाई, इनके चाचा, सभी लोग क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। अर्थात पूरा परिवार ही भारत माता को स्वतंत्र कराने में जुटा था। 23 मार्च 1931 शाम 7:35 पर लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। और शाम के कितने बज रहे थे? शाम को 7:35 हो रहे थे। और किस केस के संबंध में फांसी दी गई थी? तो वो था लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में इनको फांसी दी गई थी। प्राथमिक शिक्षा गांव बंगा में हुई थी। इनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांव बंगा में हुई थी। फिर लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया। बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से इनके भगत सिंह का परिचय देना है कि ये कौन थे और इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी और इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ कैसे हुई, ये सारी चीजें लिखनी है। भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है? तो भगत सिंह
के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है, अर्थात भगत सिंह कैसा युवक चाहते थे, देश के युवकों को कैसा देखना चाहते थे। भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता हैं, जो 12 वर्ष की अल्प उम्र में ही आज़ादी के दीवाने बन गए। भगत सिंह कहते हैं कि देश को ऐसे नौजवान युवकों की आवश्यकता है, जो अपने देश की आज़ादी के लिए नए जोश के साथ लड़ें और हर मुसीबतों का सामना करें। ज़रूरत पड़ने पर भारत माता की आज़ादी के लिए हँसते-हँसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाएँ। तो इस तरह से भगत सिंह की सोच थी कि युवक ऐसे हों जो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें और ज़रूरत पड़े तो भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए हँसते-हँसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाएँ। क्षमादान के विषय में भगत सिंह का क्या दृष्टिकोण था? तो क्षमादान के विषय में भगत सिंह का क्या दृष्टिकोण था? आइए जानते हैं। उन्हें क्षमादान इसी बात पर स्वीकार था कि यदि सभी क्रांतिकारियों के लिए सुविधा और क्षमादान की व्यवस्था हो तथा उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोग हमारे इस आचरण को सही माने। तो भगत सिंह इस शर्त पर क्षमादान को स्वीकार करते हैं कि ये जितने भी क्रांतिकारी हैं सभी को ये सुविधाएं दी जाए, अर्थात सभी के अपराध को क्षमा किया जाए और ये अस्थायी हो। ऐसा नहीं कि 2 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, फिर उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। दूसरी चीज़ कि हमारे इस आचरण को देशवासी सही माने कि हमने क्षमा याचना के बगैर ही हमें क्षमा किया गया, हमारे अपराध को क्षमा कर दिया गया। ऐसा देश के लोग सोचें। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? तो एक प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? ये भगत सिंह के विचार के अनुसार बताइए। तो ये इम्पोर्टेंट है, आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थी देश के कर्णधार होते हैं। आने वाले समय में देश की बागडोर उन्हें अपने हाथों में लेनी है। उन्हें देश की समस्याओं और सुधार में हिस्सा लेना है। अतः देश के विकास के लिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो इस तरह से सरदार भगत सिंह बताते हैं, चूंकि जो विद्यार्थी होते हैं वो देश के भावी कर्णधार होते हैं और आने वाले समय में देश की बागडोर उन्हीं के हाथों में जानी है। इसलिए उनको जो है देश की राजनीति के बारे में उनको पता होना चाहिए, देश की समस्या के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वही देश को चलाने वाले होते हैं। क्योंकि सत्ता राजनीतिज्ञों के हाथ में होती है। छात्र जीवन में विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ अन्य सामाजिक कार्य भी देखने हैं। भगत सिंह मानते हैं कि नौजवान चढ़ सकता है उन्नत की सर्वोच्च शिखर पर। नौजवान चढ़ सकता है उन्नत की सर्वोच्च शिखर पर, वह गिर सकता है अर्धपतन के अंधेरे खंदक में। तो भगत सिंह कहते हैं कि अगर जो भावी नौजवान है वो अगर चढ़ना चाहें तो वो उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर भी पहुंच सकते हैं, और अगर गिरना चाहें तो अर्धपतन के अंधेरे खंदक में भी गिर सकते हैं। अर्थात अगर वो सही रास्ता पकड़ते हैं तो समाज के लिए अच्छे होते हैं, अगर वो गलत रास्ता पकड़ते हैं तो समाज के लिए बुरे होते हैं, साथ ही अपने लिए अच्छे और बुरे बन जाते हैं। विद्यार्थियों के हाथ में पतितों के उत्थान होते हैं। तो लेखक कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थियों के हाथ में जो लोग गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, पतित होते हैं, अर्थात नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, उनके उत्थान के जो उपाय इनके हाथ में होते हैं। अर्थात विद्यार्थी समाज के उन कमजोर वर्गों का उत्थान कर सकते हैं। वे ही क्रांति का संदेश देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। फैक्ट्री, कारखाना, गंदी बस्तियों और गांवों की जर्जर झोपड़ियों में रहने वालों के बीच क्रांति की अलख जगा सकते हैं, जिससे आजादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव होगा। तो भगत सिंह कहते हैं कि जो विद्यार्थी होता है, चूंकि विद्यार्थी हर परिवार में रहता है, हर गांव में रहता है, हर स्थान पर रहता है, तो वो अगर जागरूक हो जाएगा तो आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाएगा, और इस तरह से जब सभी जागरूक हो जाएंगे तो एक व्यक्ति के द्वारा जो शोषण किया जाता है वो शोषण नहीं होगा। छात्रों में देश की समझदारी और समस्याओं में सुधार की योग्यता होना बेहद जरूरी है। उनका कहना था कि छात्रों में ये समझदारी जरूर होनी चाहिए कि समाज में क्या समस्याएं हैं और वो समस्याएं कैसे दूर की जा सकती हैं, और जो शिक्षा ऐसी नहीं कर सकती वह निकम्मी शिक्षा है, जो केवल देश में कलह पैदा कर सकती है। तो भगत सिंह कहते हैं कि जो शिक्षा देश के प्रति समस्याओं को छात्रों को नहीं समझा पाती है, ये और उसके सुधार के उपाय जो उनको नहीं बतला पाती है, ऐसी शिक्षा बेकार है। ऐसी शिक्षा केवल कलर के ही पैदा कर सकती है, अधिकारी या समाज सेवी नहीं पैदा कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान को ऐसे सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दें और पागलों की तरह पूरी उम्र देश सेवा में बिता दें। तो भगत सिंह कहते हैं कि देश को ऐसे सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से देश अर्पित कर दें और पागलों की तरह पूरी उम्र देश सेवा में बिता दें। ऐसे सेवकों की जरूरत है। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। भगत सिंह कहते हैं कि देश को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए, देश के विकास में न्यौछावर कर दें। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देशों को आजाद कराने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं।
वे ही क्रांति कर सकते हैं। तो ऐसा भगत सिंह का सोचना था कि अतः विद्यार्थी पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन देश सेवा में लगा दें। तो भगत सिंह कहते हैं कि विद्यार्थी पढ़ें और साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत पड़े तो अपना जीवन देश सेवा में लगा दें, अर्थात भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए उसमें अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर दें। यही अपेक्षाएं हैं, ये वही विद्यार्थी या नौजवान कर सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में नहीं फंसे हैं। यह व्यवहारिक ज्ञान ही राजनीति है। तो सरदार भगत सिंह कहते हैं कि जो नौजवान किन्हीं जंजालों में नहीं फंसे हैं, अर्थात गृहस्थ जीवन में नहीं फंसे हैं, रोजी रोजगार में नहीं फंसे हैं, व्यापार में नहीं फंसे हैं, ऐसे नौजवान ही देश की सेवा कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़ें, साथ ही राजनीति का ज्ञान भी हासिल करें। देश को सही दिशा देने के लिए विद्यार्थियों को राजनीति का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। सरदार भगत सिंह कहते हैं कि देश को सही दिशा देने के लिए विद्यार्थियों को राजनीति का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जो छात्र हैं वही भावी भविष्य के कर्णधार हैं, अर्थात देश उन्हीं के कंधों पर है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। ये 2010 में पूछा गया था और फिर पूछा जा सकता है। क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। तो सरदार भगत सिंह ने किसको सुंदर मृत्यु कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। इसी दृढ़ इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो और उसके साथ ही जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। तो भगत सिंह अपने फांसी के समय को कब निश्चित करते हैं? कि जब कोई यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर हो, उस समय इनको फांसी दे दी जाए। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यह वह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगी। तो जब आंदोलन चरम पर होगा उस समय इनको फांसी दे दी जाएगी, तो उस मृत्यु को भगत सिंह कहते हैं ये हमारे लिए सबसे सुंदर होगी, जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा। शोषक यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना कार्य आप करेंगे। इसी के साथ व्यापक समाजवाद की कल्पना भी करते हैं, जिसमें हमारी मृत्यु बेकार ना जाए, अर्थात संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने के चलते ऐसा करेगा, अपना समस्त मूल्य एक ही क्षण में खो देगा। तो भगत सिंह कहते हैं कि जब आंदोलन चरमोत्कर्ष पर होगा उस समय यदि हमें फांसी दी जाएगी तो हमारे फांसी की खबर को सुन करके वो जो आंदोलन है वो और तीव्र हो जाएगा और उसी तीव्रता के साथ वो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देगा और भारत स्वतंत्र हो जाएगा और यहाँ पर समाजवाद आ जाएगा। तो इस तरह से भगत सिंह कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि आत्महत्या जो है वो कायरतापूर्ण कार्य है, हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और जो लोग आत्महत्या करते हैं वो थोड़ा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं और वे अपना समस्त मूल्य खो देते हैं। क्षण भर में आत्महत्या करके अपना समस्त मूल्य खो देते हैं। अगर वो जिंदा रहते तो हो सकता है कुछ अच्छा कर जाते, इसलिए वो आत्महत्या को कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं। इस संदर्भ में उनका विचार है कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगत सिंह ऐसा कहते हैं कि मेरे जैसा विचारों वाला व्यक्ति कदापि आत्महत्या नहीं कर सकता। हम अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं। प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती है। इस संदर्भ में वे एक विचार भी देते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। तो भगत सिंह कहते हैं आत्महत्या एक बुरी चीज है, हमको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, हमको कष्टों को झेलना चाहिए और अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहिए। साथ ही ये कहते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। इनका कहना है हम जितनी ही विपत्तियों को झेलेंगे हम में उतनी ही ज्यादा पूर्णता आएगी, ऐसा भगत सिंह का मानना था। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बताएं। तो भगत सिंह के इस कथन का आशय ये होगा कि सरदार भगत सिंह क्रांतिकारी से कहते हैं, सरदार भगत सिंह किससे कहते हैं? तो क्रांतिकारियों से कहते हैं कि शासक यदि शोषक हो, कानून व्यवस्था यदि गरीब विरोधी हो, मानवता विरोधी हो, तो उन्हें चाहिए कि वे उसका पुरजोर विरोध करें, परंतु इस बात का भी ख्याल करें कि आम जनता पर इसका कोई असर ना हो। वह संघर्ष आवश्यक हो, अनुचित नहीं। सरदार भगत सिंह कहते हैं कि हमें जो चीजें खराब लगे, जो चीजें गरीबों की विरोधी हो, मानवता विरोधी हो, शासक वर्ग यदि
कुछ ऐसा काम करता है, जनता का शोषण करता है, समाज का शोषण करता है, तो हमें उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। परंतु यदि हमारे विरोध से आम जनता को तकलीफ होता है, आम जनता पर यदि इसका असर पड़ता है, तो यह संघर्ष आवश्यक नहीं कहा जा सकता, ये अनुचित कहा जा सकता है। संघर्ष आवश्यकता के लिए हो, उसे न्यायपूर्ण माना जाता है, परंतु सिर्फ बदले की भावना हो तो अन्यायपूर्ण है। सरदार भगत सिंह कहते हैं कि यदि कोई संघर्ष किया जाता है, यदि वो किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है, अर्थात उससे जनता को कोई हानि नहीं होता है, बल्कि उनके लिए फायदेमंद होता है, तो वो न्यायपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन यदि कोई संघर्ष बदले की भावना से किया जाता है, तो वो अन्यायपूर्ण कहलाएगा। तो अन्यायपूर्ण इसलिए कहलाएगा क्योंकि यदि कोई बदले की भावना से किया जाएगा, तो बदला लेने के लिए किसी व्यक्ति विशेष का ही उसमें फायदा होगा, समाज का फायदा नहीं होगा, इसलिए उसे सरदार भगत सिंह अन्यायपूर्ण कहते हैं। इस संदर्भ में रूस की जारशाही का हवाला देते हुए कहते हैं कि बंदियों को बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता पलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। तो सरदार भगत सिंह जारशाही का उदाहरण देते हैं, जो रूस में पाया जाता था कि बंदी गृहों में जो बंदी होते थे उनको बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वे सब कष्ट को झेलते हुए, कष्ट को सहते हुए जेल में बंद थे। लेकिन जब आजाद हुए तो जेलों की ये जो व्यवस्था थी, खराब व्यवस्था थी, उसमें बहुत सारा सुधार किया गया। विरोध करो परंतु तरीका उचित होना चाहिए। इनका कहना था विरोध करो पर तरीका उचित हो, न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस दृष्टि से देखा जाए तो भगत सिंह का चिंतन मानवतावादी है, जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। यदि मानवता पर तनिक भी प्रहार हो, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। तो भगत सिंह कहते हैं कि यदि मानवता के खिलाफ कुछ भी होता है तो हमें पूरी लगन के साथ उसका विरोध करना चाहिए, अर्थात हमें संघर्ष करना ही चाहिए, उसका विरोध करना ही चाहिए। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है कि भगत सिंह ने ऐसी समय का चयन क्यों किया। तो इसका उत्तर हम सब ऐसे लिखेंगे। युग पुरुष क्रांति के अद्वितीय योद्धा भगत सिंह ने एक अन्य महान क्रांतिकारी सुखदेव को लिखे अपने पत्र में अपनी फांसी दिए जाने के समय के संबंध में अपने कुछ विचार दिए हैं। उनका कहना है कि उनका अटल विश्वास है कि उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी। तो भगत सिंह ये जानते थे कि जो हमारे ऊपर जो केस लगाया गया है, जो धाराएं लगाई गई हैं, जो हमारे ऊपर जो केस बना है, उसके अनुसार हमें छोड़ा नहीं जाएगा, अर्थात हमें मृत्यु दंड ही दिया जाएगा। इसलिए वो कहते हैं उन्हें यह भी अच्छी तरह ज्ञात है कि उन्हें पूर्ण क्षमा अथवा किसी प्रकार की अन्य रियायत नहीं दी जाएगी। तो भगत सिंह ये जानते थे कि उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें जो है निश्चित रूप से फांसी ही दी जाएगी। उनके शब्दों में यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णता सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। तो भगत सिंह कहते हैं कि उनके शब्दों में यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णता सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। तो भगत सिंह कहते हैं कि जो भी रियायत होगी वो सबके लिए होगी, अगर नहीं होगी तो किसी के लिए नहीं होगी। यद्यप उन्हें इसका तनिक भी आशा नहीं, सिवाय इसके कि मृत्युदंड की सजा ही सुनाई जाए। तो भगत सिंह को एकदम क्लियर कट पता था कि उन्हें क्षमादान जैसी कोई वस्तु नहीं मिलने वाली है, उनको मृत्युदंड की सजा ही सुनाई जाएगी। किंतु यदि मुक्ति का प्रस्ताव आवे तो सम्मिलित और विश्वव्यापी हो। तो उनका कहना था कि यदि सरकार हमारे प्रति नरमी दिखाती है और हमको मुक्त करती है, तो मुझे केवल अपनी मुक्ति ही नहीं चाहिए, हमें हमारे साथ जितने भी लोग बंद हैं, हमारे लोग बंद हैं, जितने क्रांतिकारी बंद हैं, सभी की मुक्ति चाहिए। उनकी अपनी अंतिम इच्छा उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त की है, जब यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। तो सरदार भगत सिंह कहते हैं उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब यह आंदोलन चरम पर पहुंचे तब हमें फांसी दे दी जाए। इस प्रकार उनकी फांसी के समाचार को समस्त देशवासी तथा विश्व के अन्य लोग जान सकेंगे। भगत सिंह का कहना था कि जब आंदोलन चरम पर होगा उस समय यदि हमें फांसी दे दी जाएगी तो हमारी फांसी की जो खबर होगी वो पूरे देश में, पूरे विश्व में आग की तरह फैल जाएगी और उसका जो असर होगा वो इस प्रकार से होगा। भगत सिंह ने ऐसा समय संभवतः इसलिए चुना क्योंकि जब आंदोलन चरमोत्कर्ष पर होगा, ऐसे समय उनको फांसी पर चढ़ाए जाने से देशवासियों में तीव्र आक्रोश, नई ऊर्जा, एकता तथा देश को स्वतंत्र कराने का जुनून पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा। तो वो कहते हैं कि यदि हमें जब आंदोलन चरमोत्कर्ष पर होगा उस समय फांसी दे दी जाएगी तो जो आंदोलन है वो एकदम पराकाष्ठा पर, चरम पर पहुंच जाएगा और
लोगों में जुनून भी बढ़ जाएगा, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों से भारत माता को मुक्त कराने में सहायक होगा। तो जब आंदोलन चरम पर पहुंच जाएगा तो भारत माता को उसकी बेड़ियों से स्वतंत्र कराने में सहायता मिलेगी। भगत सिंह की आत्मा को भी इससे हार्दिक शांति एवं संतोष की प्राप्ति होगी। तो अर्थात भगत सिंह जानते हैं कि हमें फांसी दे ही जाएगी, तो ऐसे समय पर दी जाए ताकि हम मरकर भी कुछ ना कुछ कर जाएं। ऐसा भगत सिंह की सोच थी। तो आशा करते हैं आप सबने इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा। तो आप सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इससे संबंधित नोट्स और अन्य सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की जय, जय भारत।